हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 अप्रैल और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल है, अंधत्व निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। तो अंधत्व निवारण सप्ताह हर साल 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अंधेपन की रोकथाम में जागरूकता बढ़ाना। साल 1960 में जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर द्वारा नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना की गई थी, जो कि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत की गई थी। पहली बार यह वीक साल 1961 में मनाया गया था और अंधेपन का मुख्य कारण है मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और अपवर्तक त्रुटि। अगला सवाल है, हाल ही में P4 पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी के मौके पर जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है राज्य के सबसे धनी 10% आबादी को 20% परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन को मिटाना। इस पहल का लक्ष्य है साल 2029 तक गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को सेवानिवृत्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESA। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जिसे 27 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त किया गया है। दिसंबर साल 2013 में इसे लॉन्च किया गया था और 24 जुलाई साल 2014 को इसने अवलोकन करना शुरू किया था। इसका उद्देश्य है आकाशगंगा का सबसे सटीक त्रिआयामी मानचित्र बनाना। इसका उद्देश्य था। गया का पूरा नाम है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। आकाशगंगा का नक्शा बनाने, अतीत को उजागर करने और उसके भविष्य का अनुमान लगाने में यह अहम भूमिका निभा चुका था। अगला सवाल है, हाल ही में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह प्रिंट कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी और शॉल पर किया जाता है, जो कि इस प्रिंट की छपाई हाथ से की जाती है। अहमदाबाद की कपड़ा विरासत की पहचान भी माना जाता है। मुख्य तौर पर यह खिदा समुदाय द्वारा तैयार की जाती है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अप्रैल। तो हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर साल 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य है बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और बारूदी सुरंगों को हटाने के कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। खदानें युद्ध के विस्फोटक अवशेष, विस्फोटक उपकरणों और मौतों के कारण बनते हैं। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 18 राज्य शामिल हैं। पहले स्थान पर है उड़ीसा जिसका स्कोर है 67.8 और दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ जिसका स्कोर है 55.2। तीसरे स्थान पर है गोवा जिसका स्कोर है 53.6 और चौथे पर है झारखंड और पांचवें पर है गुजरात। बिहार इस राजकोषीय सूचकांक में कहाँ है? तो बिहार का स्थान इस सूचकांक में 13वां है। बिहार का स्कोर है 27.8। अब शॉर्ट में नीति आयोग को जानते हैं। तो नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी साल 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग का कार्य है केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना, केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और वर्तमान CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला सवाल है रोंगाली बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। तो रोंगाली बिहू असम में नए वर्ष के शुरुआत का प्रतीक है। इसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य अप्रैल में मनाया जाता है जो कि बुआई के मौसम की शुरुआत के साथ भी मनाया जाता है। रोंगाली नाम रोंग शब्द से आया है जिसका अर्थ है खुशी या उत्सव। यह प्रकृति, कृषि और पारंपरिक सामुदायिक जीवन के साथ गहरा संबंध दर्शाता है। यह उत्सव 7 दिनों तक चलता है। अगला सवाल है हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहसिन नकवी। तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष 16वें अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान प्रमुख मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है जो कि ACC के अध्यक्ष बनने वाले छठे पाकिस्तानी हैं। मोहसिन नकवी समीर सिल्वा की जगह लेंगे जो कि अभी तक ACC के अध्यक्ष थे। मोहसिन नकवी का कार्यकाल 2 साल का है। अगला सवाल है हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो सेना कमांडर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन हाल ही में 1 से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में सेना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। भारतीय सेना का लक्ष्य तकनीकी रूप से सक्षम, भविष्य के लिए तैयार और तेज निर्णय लेने वाली सेना बनाना है। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल साल 1950 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य की अहमियत समझाना और उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। इन्हें यह अवार्ड आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा यह अवार्ड दिया गया। साल 2025 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से 11 युवाओं को सम्मानित किया गया है। अब राष्ट्रीय युवा पुरस्कार तो यह युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जो कि 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दिया जाता है जो कि स्वास्थ्य, अनुसंधान, संस्कृति, मानवाधिकार, पर्यटन, शिक्षा, खेल, नवाचार और
सामुदायिक सेवा के लिए काम करने वाले युवाओं के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में फ्रेम 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। तो हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया है। ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट और स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेसिलियंस पर इसे लॉन्च किया गया। मिशन का नाम नॉर्वेजियन शिप फ्रेम के नाम पर रखा गया है। स्पेस एक्स की 17वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान है। तो अब स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, इसके वर्तमान सीईओ हैं एलन मस्क। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना साल 2002 में की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की स्थापना साल 2008 में की गई थी। यह अवार्ड किसी देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया जाएगा, जो कि 4 से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। बिहार में इसका आयोजन 5 शहरों में किया जाएगा, जो कि है पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। जबकि नई दिल्ली में 3 खेलों का आयोजन किया जाएगा, शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिसमें खिलाड़ी और वॉलंटियर शामिल हैं। इसमें 28 खेल खेले जाएंगे। तो खेलो इंडिया पहल की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के उद्देश्य से इस पहल की स्थापना की गई थी। साल 2025 में यह इसका 7वां संस्करण है। अगला सवाल है, हाल ही में यूके द्वारा फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक। तो हाल ही में यूके द्वारा भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में इन्हें अवार्ड दिया गया। इस महोत्सव में सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी। ब्रिटिश रेत कलाकार फ्रेड डारिंगटन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में नोलन गुड़ को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ये 7 वस्तु कौन से हैं? तो नोलन गुड़, बारुईपुर अमरूद, सफेद बोंडे, गूडा बोरा, मोतीचूर लोध, राधोनी पागल चावल और नस्तारी रेशम यार्न। नोलन गुड़ छेना और नोले गुड़, जो कि खजूर के पेड़ के गुड़ है, इससे बनाई जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेस्टापेन। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा सद्भावना के तौर पर 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा विशेष सद्भावना के तौर पर 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है।
रिहा किए गए मछुआरे तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों से संबंधित हैं, जो मछली पकड़ते समय श्रीलंकाई जल सीमा में प्रवेश कर गए थे। अगला सवाल है, माधवपुर घेड़ मेला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में मनाया जाता है, जो कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। इस त्योहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसे भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह के जश्न के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की है। इस दौरान लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2035 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2035 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी। इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगरी। तो हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने की घोषणा की है। आईसीसी से हटने वाला हंगरी पहला यूरोपीय देश बना है। दरअसल हंगरी आईसीसी का संस्थापक सदस्य है और साल 1998 की रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने की वजह से हंगरी पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का दायित्व था। इजरायली पीएम हंगरी दौरे पर थे इस दौरान और हंगरी इजरायल का समर्थन करता है। आईसीसी से हटने के बाद हंगरी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला सवाल है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अप्रैल। तो हर साल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2025 में इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सबसे बड़ा केंद्रीय और सशस्त्र पुलिस बल है यह भारत का। दरअसल 9 अप्रैल साल 1965 को पाकिस्तान द्वारा गुजरात के सरदार पोस्ट और टाक पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 6 घंटे में पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को भारतीय सीआरपीएफ ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसमें कई जवान शहीद हुए, पर हमारी सीमा सुरक्षित रही। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4 मसालों को जीआई टैग दिया गया है। ये 4 मसाले कौन से हैं? तो तेलंगाना से वारंगल चपाता मिर्च, महाराष्ट्र के अमरावती से अमरावती पिपली, तमिलनाडु के विरुधुनगर से सांबा वट्ठल और केरल से थालादान ग्राम्बू। तो भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, तो इसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसा नाम या पहचान जिसका उपयोग विशेष रूप से भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत WHO द्वारा की गई थी। यह 10 वर्षों के लिए यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मातृ मृत्यु रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर।
तो हाल ही में साल 2000 से 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मातृ मृत्यु रिपोर्ट जारी की गई है। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इस रिपोर्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। साल 2023 में प्रतिदिन भारत में 52 मातृ मृत्यु दर हुई है। पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, जो कि दुनिया में मातृ मृत्यु दर का 28.7% हिस्सा नाइजीरिया का है। नाइजीरिया में प्रतिदिन 75,000 मातृ मृत्यु हुई है इस दौरान। WHO के अनुसार साल 2000 से 2023 के बीच मातृ मृत्यु में 40% की वैश्विक गिरावट देखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। तो हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई है 2.08 किलोमीटर। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसका जीवन काल लगभग 58 साल का है। इस ब्रिज के नीचे से पानी के बड़े जहाज गुजरेंगे और ऊपर से रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अगला सवाल है, हाल ही में राम सहाय का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में राम सहाय का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राम सहाय लोक नृत्य राई को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जाने जाते हैं, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। साल 2022 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नृत्य। अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण पल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 इसका आयोजन फोज डू इगुआकू ब्राजील में किया गया है, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। एकमात्र स्वर्ण भारत के लिए हितेश गुलिया ने जीता है। पहले स्थान पर इस विश्व कप में रही है उज्बेकिस्तान, जिसने कुल 7 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। इस मुक्केबाजी विश्व कप में 10 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया था, यानी कि 10 भारतीय मुक्केबाजों ने इस विश्व कप में हिस्सा लिया था। भारत का विश्व मुक्केबाजी का यह पहला टूर्नामेंट भी था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा 14 देशों पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगाया गया है। ये 14 देश कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को। यह अस्थायी प्रतिबंध उम्राह, व्यापार और फैमिली वीजा पर लगाया गया है, जो कि मध्य जून से यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। दरअसल ऐसा बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को हज में शामिल होने से रोकने के लिए किया गया है। अगला सवाल है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अप्रैल। तो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल साल 1755 को जर्मनी में हुआ था। दरअसल हैनीमैन ऐसे चिकित्सा पद्धतियों और दवाओं के खिलाफ थे जो शरीर पर साइड इफेक्ट डालते हो। इसलिए हैनीमैन ने साल 1796 में होम्योपैथी की खोज की और हैनीमैन जर्मन चिकित्सक थे, इसलिए होम्योपैथी को जर्मन चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है।
साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। साल 2005 में भारत में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल साल 2015 को की गई थी। उन उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान करने और जो नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को ऋण देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र और गैर कॉर्पोरेट क्षेत्र के उद्यमियों को 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह लोन 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये 4 श्रेणी कौन से हैं? तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। साल 2024-25 में बजट में तरुण प्लस को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले 3 श्रेणियों में इसके तहत लोन दिया जाता था। इसके तहत 4 श्रेणियों में दिए जाने वाले जो हैं, इसमें ऋण की सीमा भी निश्चित की गई है, जो कि है शिशु श्रेणी में है 50,000 रुपए तक प्रति व्यक्ति लोन दिए जाते हैं। किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं और तरुण प्लस श्रेणी में 10 से 20 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भागीरथी एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस अभियान की थीम है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। इस जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से लोग अपने सूखते जल स्रोतों की जानकारी देंगे, तब सरकार द्वारा इस पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य में पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। पहले यह आरक्षण 10% था। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी में इन्हें आरक्षण दिया है, ताकि इन अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान खरीदने को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो 64 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की फ्रांस से खरीद को हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, जो कि कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति द्वारा यह मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई। तो हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दुबई में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी कि IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT का परिसर खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। IIM का पहला परिसर है यह जो विदेश में स्थापित होगा। यह परिसर दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में स्थित होगा। अगला सवाल है, हाल ही में वीलू बैट को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है। ये 8 उत्पाद कौन से हैं? तो कश्मीर नमदा, कश्मीर गब्बा, कश्मीर वीलू बैट, कश्मीर ट्वीड, क्रूएल, कश्मीर चेन स्टिच, शिकारा और वागवू। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल। तो हर
हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है देश में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। साल 2003 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को किस अवधि के लिए ISAR का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 से 2027। तो हाल ही में भारत को 2025 से 2027 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्यदल विशेषज्ञ समूह यानी कि ISAR में अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों के लिए नियुक्त किया गया है। ISAR संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के तहत यानी कि UNCTAD के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका कार्य है वित्तीय और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों को संबोधित करना, जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन, पर्यावरणीय प्रभाव और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शामिल है। अब ISAR के कार्य क्या है? तो इसका कार्य है लेखांकन और कॉर्पोरेट पारदर्शिता में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर निवेश, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को सुगम बनाना। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। तो बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 हाल ही में यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जो कि तीसरा सम्मेलन था, 9 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच चल रहे कृषि सहयोग को और मजबूती प्रदान करना। भारत का इस कृषि सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। साल 2019 में कृषि सम्मेलन की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जबकि साल 2022 में दूसरी और साल 2025 में यह तीसरा कृषि सम्मेलन था। अगला सवाल है, पोषण पखवाड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मार्च 2018। तो पोषण पखवाड़ा 2025 यह इसका 7वां संस्करण है, जिसका आयोजन 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक किया जा रहा है। इस पोषण पखवाड़ा की शुरुआत 8 मार्च साल 2018 को की गई थी, जो कि झुंझुनू राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कुपोषण को समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण के परिणामों में सुधार लाना। साल 2025 के लिए इसकी थीम है माँ और नवजात शिशु को पोषण देना, लाभार्थियों को डिजिटली सुविधा देना और बचपन में मोटापे से लड़ना। अगला सवाल है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस जयशंकर। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 यह इसका 9वां संस्करण है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल तक किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। इसमें AI गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण में उभरते तकनीकी सहयोग पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई। इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता चर्चा में शामिल हुए थे। साल 2025 के लिए इस शिखर सम्मेलन की थीम थी संभावना। इस सम्मेलन की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसिया। तो हाल ही में रसिया ने भारतीय प्रधानमंत्री और साथ ही कई अन्य देशों के नेताओं को भी अपने विजय दिवस परेड, जो कि 9 मई को इस परेड का आयोजन किया जाएगा। 9 मई साल 2025 को रसिया का 80वां विजय दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है।
अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोवाकिया। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की 2 दिवसीय यात्रा की है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करेंगे, कल हम लोगों ने इसमें 4 दिवसीय यात्रा पढ़ ली थी, तो आज इसको हम सही करते हैं। स्लोवाकिया की 2 दिवसीय यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। इस दौरान स्लोवाकिया के नित्रा शहर स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। इन्हें यह सम्मान सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के समर्थन के लिए दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।